बुलेटिन की शुरुआत श्रद्धा मर्डर केस से। इस केस में 3 अहम घटनाक्रम है। कल शाम श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पर तलवार से हमला करने की कोशिश की गई। 2 हमलावर पकड़े गए हैं। कल श्रद्धा के पिता का पुलिस ने बयान दर्ज किया। आज तक ने जब उनसे बातचीत की कोशिश की तो वो सवालों पर खामोश रहे। और तीसरी अहम खबर यह है कि श्रद्धा की एक अंगूठी पुलिस को मिली है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा की एक अंगूठी बरामद की है। बताया जाता है मई में जब आफताब के फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े रखे हुए थे तब उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को श्रद्धा की अंगूठी भेंट में दी थी। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए कल आफताब पर हुए सनसनीखेज हमले की कोशिश पर यह रिपोर्ट। ये तस्वीर हैरान करने वाली है। आगे आगे पुलिस की वैन और पीछे पीछे तलवार लेकर दौड़ता एक शख्स। पुलिस वैन रुकती है तो तलवार वाला शख्स वैन के पिछले दरवाजे खोल लेता है, लेकिन वो कुछ कर पाए इससे पहले बंदूक तान कर खड़े हो जाता है एक जांबाज पुलिस वाला। ये तस्वीर देखिए, वैन के आसपास कुछ और युवक तलवार लहराते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पुलिस वाले को देखिए, रिवॉल्वर लहराते हुए तलवारधारी गुंडों को अपनी जगह रुकने को मजबूर कर दिया। हैरान करने वाली ये तस्वीरें तो आपने देख ली, अब आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। सोमवार शाम करीब 6:45 बजे इस वैन में दिल्ली पुलिस श्रद्धा वालकर केस के आरोपी आफताब पूनावाला को रोहिणी की FSL लैब से लेकर तिहाड़ जेल जा रही थी कि लैब से 200 मीटर दूर वैन को ट्रैफिक की वजह से रुकना पड़ा और अचानक इस वैन गाड़ी में से 4-5 लोग निकले और वैन में घुसने की कोशिश करने लगे। ये पूरा घटनाक्रम 15 मिनट के अंदर हुआ। दिल्ली पुलिस को भी कुछ पल तक घटनाक्रम समझ में नहीं आया। आरोपी हमलावरों का कहना था कि आफताब ने जो श्रद्धा के साथ किया वो उसका बदला लेने आए हैं। मेरा नाम है निगम गुजर। और कहाँ से आए आप? गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से कब से प्लानिंग कर रहे थे आप? हम सुबह से ही बैठे हैं 11 बजे से। 11 बजे से। हाँ। और क्या क्यों वजह रही कि आपने तलवारों से हमला किया? तलवारों से ऐसा हमला करा, हमें यो बंदों काटना तो। हाँ। अगर हाँ चलो ठीक है, अब साहब ने कह दी। कितने लोग थे आपके साथ? 15 लोग हैं हम। 15 लोग। सब गुड़गांव से आए? सब गुड़गांव का। ये पूरे प्लानिंग थी आप लोगों की पहले से? पूरी प्लान करके ही आया था हम। आगे इस बंदे को आज हम 70 टुकड़ा करना है। ठीक है। इस बंदे ने हमारी बहन बेटी का 35 टुकड़ा करा था, हम इसका 70 टुकड़ा करेंगे। ये मारुति जैन किसकी है? मारुति अपनी है। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही FSL लैब से पुलिस आफताब को लेकर निकली, ये जैन गाड़ी तुरंत उसके पीछे आ गई। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये कि इन आरोपी हमलावरों को कैसे पता चला कि आफताब की वैन लैब से इस समय निकल रही है। आरोपी कह रहे हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और कई घंटे से आफताब के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने इस कार को भी अपने कब्जे में लिया है। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपी हमलावरों निगम गुर्जर और कुलदीप ठाकुर को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। दोनों गुरुग्राम से हैं। कुलदीप ठाकुर कार सेल परचेज का काम करता है और निगम गुर्जर ट्रक ड्राइवर है। जिस कार में आरोपी आए थे वो कार कुलदीप ठाकुर की है। ये दोनों हिंदू सेना के कार्यकर्ता बताए जाते हैं। हालांकि हिंदू सेना ने बयान जारी कर कहा है कि वो इस तरह के कृत्यों का समर्थन नहीं करती है। आफताब तिहाड़ जेल पहुंच गया है। वहां उसे CCTV की निगरानी में स्पेशल बैरक में अकेले रखा गया है। एक गार्ड खास तौर से सिर्फ आफताब की सुरक्षा के लिए वहां तैनात है। वरुण सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। आफताब पर हमले की कोशिश के बाद उसकी सुरक्षा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। FSL के सहायक निदेशक संजीव गुप्ता से आज तक संवाददाता ने बातचीत की थी, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको एक और अहम खबर बता दें, इस बीच ये भी आपको बता दें कि श्रद्धा के पिता से कई घंटों तक कल पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस के सामने उनका बयान दर्ज हुआ और जब आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने उनसे सवाल पूछा तो वे खामोश रहे, चुप्पी साधे रहे। मीडिया के सामने कुछ भी कहने से वे बचे, लेकिन 5 घंटे तक वे वहां पर मौजूद थे
विकास जी और कुछ पुलिस बोलना के चाहेंगे सामने क्या? उन्होंने बयान दर्ज कराया। विकास जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? विकास जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा हम हिमांशु का अब रुख करेंगे। हिमांशु, इस पूरे मामले में अगर कल ही के दिन की बात की जाए तो काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। श्रद्धा के पिता का बयान दर्ज हुआ है, साथ ही वो हथियार भी बरामद हुए हैं जिनका इस्तेमाल आफताब ने किया था। उसके अलावा आफताब की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी कदम उठाए गए हैं। सब पर अगर आप अपडेट दे सकें। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, खासतौर से अगर हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो उस लिहाज से कल का दिन, क्योंकि देखिए कई ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं जिससे ये केस और मजबूत होता जा रहा है। सबसे पहले वो अंगूठी जो बरामद की गई है, जो उसने श्रद्धा की गिफ्ट की थी, जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया जब श्रद्धा के पिता का, तो उसमें ये सारी बातें आई हैं। और हथियार का मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस लगातार पिछले 18 दिनों से ऐसे ही सबूतों की तलाश में थी जो अब जाके उनके हाथ लगी है। वहीं अगर हम यहाँ एफएसएल के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ की मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं कि आप देखिए आज किस तरीके की सिक्योरिटी की गई है। कल जिस तरीके की घटना हुई थी उसके बाद यहाँ पर आप देखिए लोकल पुलिस के जवान यहाँ पर सुबह से ही एफएसएल के गेट के बाहर मौजूद हैं। बीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। लगातार इस इलाके के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी गाड़ी यहाँ पर पार्क हो रही है सभी को वेरीफाई किया जा रहा है और बाकी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। खासतौर से जो रूट है जहां से तिहाड़ से लेकर के आफताब को आया जाएगा, वो इस पूरे इलाके में वहां पर कोई गाड़ी ऐसी ना खड़ी हो जिसकी पहचान ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि कल जो कुलदीप और निगम जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने ये पुलिस को बताया था कि वो सुबह 11 बजे ही यहां आ गए थे और 11 बजे से वो इंतजार कर रहे थे कि कब वो निकलेगा और जैसे ही गाड़ी निकलती है वो अपनी गाड़ी लगा देते हैं। पुलिस ने उन दोनों को कोर्ट में पेश किया तड़के सुबह और उसके बाद वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। और उनके बाकी साथी जो बताया जा रहा है कि उसने तो 15 बोला था, लेकिन 5 के नाम पुलिस के सामने आए हैं, जिनमें से 2 तो अरेस्ट हुए हैं, बाकी 3 की तलाश बेहद तेजी से पुलिस कर रही है। और पुलिस की कोशिश है कि आज जब आफताब को लेकर के यहां पर पहुंचे तो इस तमाम सिक्योरिटी के बीच में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और उसके बाद जब आफताब को लेकर के यहां से निकला जाए तो भी इसी तरीके की सुरक्षा रहेगी। यानी 3rd बटालियन के साथ साथ अब लोकल पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो यहां पर लगातार उनकी सुरक्षा में है। तो लगातार इस तरीके से इस पूरे मामले में जो डेवलपमेंट हो रहा है, पुलिस के आला अधिकारी इस पे नजर भी बनाए हुए हैं। जी हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दर्शकों को हम सुनाए वो बातचीत जो कि संजीव गुप्ता एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने उनसे कुछ सवाल किए, सुनिए। जिस तरह से वहाँ एफएसएल के बाहर उस पर अटैक करने की कोशिश की गई, तो क्या है इसकी स्थिति? क्या पैनिक है या किस तरह की स्थिति है? नहीं, ऐसा कुछ पैनिक नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। चूंकि सर जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको एफएसएल जैसे 3 तारीख दी गई है अदालत की तरफ से जेल सुपरिटेंडेंट को कि 28, 29 और 5 दिसंबर को, तो क्या जो अटैक करने की कोशिश की गई है, क्या जेल प्रशासन और अतिरिक्त सुरक्षा उसको मुहैया कराएगा? इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, उस पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। क्या किसी तरह की कोई आधिकारिक मीटिंग? हाँ, अभी चल रहा है विचार, जैसे ही होएगा फिर बताएंगे आपको। और जेल में जो जेल नंबर 4 में रखा था, क्या अब उसके जो बैरक को लेकर भी और अतिरिक्त? नहीं, वो सेफ है बैरक, वो ठीक है बैरक। अच्छा, जगह रखा हुआ हमने, बिल्कुल सेफ है। तो अभी और अतिरिक्त, चूंकि अब उसको जब पेशी होगी एफएसएल में या नार्को टेस्ट के लिए, आप अतिरिक्त सुरक्षा उसको मुहैया कराएंगे? हाँ जी। श्रद्धा मर्डर केस को लगातार लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। गुजरात के चुनाव प्रचार में सक्रिय असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा इस पर नए कानून की मांग कर रहे हैं। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने इस मुद्दे पर हिमंत बिस्वा शर्मा से एक्सक्लूसिव बात की, सुनिए। हर मोर्चे पर जाकर आप आफताब और श्रद्धा का मामला जरूर उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठाना सही है? आपको नहीं लगता है श्रद्धा का साथ जो हुआ गलत हुआ, होना नहीं सही था हमारा देश में? हमारा देश का कलंक है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का सरकार रहता है, श्रद्धा बहन जाके वहां में एफआईआर दर्ज करता है कि मेरा आफताब से खतरा है,
वो एफआईआर कैसे विड्रॉ हुआ? आप बताओ, ये तुष्टीकरण नहीं है? विरोधी दल कह रहे हैं कि दरअसल इसमें भी हिंदू मुसलमान देख रही है बीजेपी। पहला बात है, ये मुझको लगता है उसमें हिंदू मुसलमान है। अगर आफ्ताब मुसलमान नहीं होता था, शायद कांग्रेस गवर्नमेंट वुड हैव इंक्वायर्ड द मैटर। किसलिए? कांग्रेस को डर लगता है कि हमें कोई मुसलमान का खिलाफ कुछ करूंगा तो समाज हमको खराब पाएगा, लेकिन वो बात नहीं। मुसलमान में भी राइट थिंकिंग पीपल है। अगर उस समय अगर आफ्ताब को आप अरेस्ट कर लेता था, मुसलमान का अंदर में भी बहुत सारे सही लोग हैं जो आपको धन्यवाद देता था। आप ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे कांग्रेस की जो सरकार महाराष्ट्र में थी, आफ्ताब को इसलिए बचाने का काम किया गया क्योंकि वो मुसलमान था। लगता है, उनको लगता है कि आफ्ताब का खिलाफ मैं काम करूंगा तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, लेकिन वो सच नहीं है। मुसलमान में भी इतना लोग है जो चाहता है कि उस आफ्ताब का फांसी हो जाए, लेकिन उनका रॉन्ग असेसमेंट है। वो समाज को पढ़ने नहीं जानते हैं, वो समाज को खाली अपीजमेंट का दृष्टि से ही पढ़ता है। और अब बात फिल्म कश्मीर फाइल्स पर मचे ताजा विवाद की। भारत में इजराइल के राजदूत ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया प्रमुख नदाव लापिद के बयान की निंदा करते हुए माफी मांगी है। दरअसल गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के ज्यूरी प्रमुख और इजरायली फिल्म मेकर नदाव लापिद ने फिल्म को वल्गर प्रोपेगेंडा बताया था। अभिनेता अनुपम खेर ने इस बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि इस बयान के जरिए आतंक का शिकार हुए लोगों के जख्मों का मजाक उड़ाया गया है। तमाम कश्मीरी पंडित भी इस बयान से नाराज हैं। तो पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ ज्यूरी प्रमुख की तरफ से कहा गया फिल्म कश्मीर फाइल्स के बारे में। We were all of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. और इस विवाद के बाद एक्टर अनुपम खेर की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। कश्मीर फाइल्स के बारे में उन शख्स को मैं कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गणपति जी उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ी अकल दे। और इतना ही कहना चाहूंगा, बिकॉज मंदिर के बाहर इस तरह की बात करना कोई फिलहाल बिल्कुल ठीक नहीं है। सर फिर भी आपका ओपिनियन क्या रहेगा? विल गिव ए प्रॉपर रिप्लाई टू इट। अगर हॉलोकास्ट सही है तो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस भी सही है। ये एक प्री प्लान मुझे लगता है, मैं जितना ज्यादा जानता नहीं, ऐसा प्री प्लान लगता है कि प्लानिंग किया गया है। बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो गया। और मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप लोग यहाँ होंगे, बिकॉज बट इट्स शेमफुल फॉर हिम टू मेक ए स्टेटमेंट लाइक दिस। तो फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक बार फिर चर्चा में आ गई है इस विवाद के बाद। गीता मोहन मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता से हम और जानकारी के लिए बात करेंगे। गीता, इस फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया गया, हालांकि इजराइल के राजदूत ने इस बयान पर माफी मांग ली है, तो क्या ये समझें कि अब ये विवाद यहां से खत्म हो जाएगा? देखिए, विवाद तो नहीं खत्म होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसे एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट जरूर कहेंगे, क्योंकि गोवा में इजरायली जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, एम्बेसडर से लेके सारे डिप्लोमैट्स, इंपॉर्टेंट डिप्लोमैट्स गोवा में इस फिल्म फेस्टिवल के लिए गए हुए थे, क्योंकि फौदा का कास्ट वहां पे आया हुआ था। और कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन है इजराइल और भारत के भाईचारे की, उनके कल्चरल कनेक्टिविटी की, फिल्म्स की। और ऐसे में एक इजरायली आके इतनी बुरी तरीके से एक फिल्म को कंडेम कर देता है एक ऑफिशियल इवेंट पे, तो जो इजरायली एम्बेसडर ने अपने ट्वीट्स में लिखा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कश्मीर फाइल्स से विवाद पहले भी हो रखा है, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है कश्मीर फाइल्स को, लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक इंसिडेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने जो कहा आप तो कह के वापस इजराइल चले जाएंगे, अब हमें भुगतना होगा इस एम्बैरेसमेंट को और हमें यहाँ पे वापस से रिश्ते ठीक करने होंगे। तो न केवल इजरायली एम्बेसडर और इजरायली मिशन को धक्का पहुंचा है, सरकार को भी धक्का पहुंचा है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल इवेंट था। ऑफिशियल इवेंट में कोई आकर इतनी बुरी तरीके से इतने स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट दे दे, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। तो देखना होगा कि आगे चलकर भारत और इजराइल इस मामले को कैसे सुलझाएंगे। कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट तो है, दोनों पक्ष एक दूसरे की बात समझते हैं, ऑफिशियल दर्जे पे नहीं हुआ है, ये इजराइल एम्बेसडर ने साफ कह दिया है।
लेकिन गीता, अपने आप में जो आपने भी बात कही कि ये बहुत बड़ा बयान था, इस तरह की कड़ी टिप्पणी देना इतने बड़े मंच पर, उनका ये कहना कि इस तरह के फिल्म समारोह में ऐसी फिल्म देखकर हैरान हूं, इस पर कड़ी आपत्ति और कड़ा विरोध जताया जा रहा है फिल्म फ्रेटर्निटी की तरफ से भी। देखिए, कश्मीर फाइल्स पहले ही बहुत विवादित फिल्म था, तो इसमें बड़े एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स है और इन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जिस तरह, जिस जगह और जिस पोजीशन को होल्ड करते हुए रखी, वो कहीं ना कहीं ऐसा ना केवल भारत के लिए और इजराइल के लिए एम्बैरेसिंग है। सवाल खड़ा करता है कि आपने जब ज्यूरी रखा, जो ये ज्यूरी मेंबर्स है, ये ज्यूरी हेड थे, जो ज्यूरी हेड है उनके क्या व्यूज, ओपिनियंस आपने पहले नहीं रखे, पहले नहीं सुने उनके ओपिनियंस को, कि वो अब आकर जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था तो इतना बड़ा स्टेटमेंट और इतने एम्बैरेसिंग ढंग से आगे रखी। तो विवाद तो बड़ा है और कंट्रोवर्सी चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए, बहुत लोगों ने इस बात को उठा लिया है, ये वीडियो वायरल हो चुका है। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्यों कश्मीर फाइल्स को ये जगह मिली, लेकिन कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर कश्मीर फाइल्स गलत है तो हॉलोकॉस्ट और हॉलोकॉस्ट पे बने हुए जितने फिल्म, शिंडलर्स लिस्ट जैसा ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म, तो उन पर प्रश्न उठाने लगे हैं कि क्या आपका हॉलोकॉस्ट गलत था, क्या जूस के साथ जो हुआ वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वो गलत था या नहीं था। बिल्कुल गीता, और क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका मकसद ही यही है कि देश और दुनिया की तमाम फिल्में यहाँ पर दिखाई जाती हैं, हर तरह के कंटेंट को यहाँ जगह दी जाती है और इससे एक कला, एक क्रिएटिविटी के तौर पर देखा जाता है। और इस बीच इस तरह की टिप्पणी से विवाद बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए, लेकिन एक बार आपको फिर से हम सुनाते हैं कि क्या कुछ ज्यूरी प्रमुख की तरफ से इस फिल्म के बारे में कहा गया। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda, vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर की बात करते हैं। खबर गुजरात चुनाव की, जहां प्रचार का आखिरी दिन है आज तमाम राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में पूरी ताकत। गुजरात में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 1 दिसंबर को गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट पड़ेंगे। पहले चरण के प्रचार में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से जबरदस्त प्रचार देखने को मिला है। आज भी तमाम रैलियां हैं। अब तक के प्रचार अभियान की 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ प्रचार में बढ़ चढ़कर शामिल रहे, तो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान, कांग्रेस से खड़गे और अशोक गहलोत सक्रिय रहे हैं। तो गुजरात में पहले दौर का चुनाव बहुत नजदीक और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। बस चंद घंटे और थम जाएगा प्रचार का शोर। गुजरात में 89 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में होने वाले मतदान का प्रचार आज शाम थम जाएगा। गुजरात की चुनावी जंग इस बार भीषण है। पहले लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती थी। इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। बीजेपी के सामने चुनौती 27 साल के राज को बचाए रखने की है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए पीएम मोदी खुद तूफानी प्रचार अभियान में है। विकास से लेकर आतंकवाद और अपने ऊपर होने वाले विरोधियों के हमले तक हर मुद्दे पर वो विपक्ष पर हमलावर हैं। કે કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात बतावी देशु। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું।
उधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी गुजरात से दूर भारत जोड़ो यात्रा में हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रचार की अगुवाई कर रहे हैं। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना। पहले दौर के अब तक के प्रचार अभियान पर गौर किया जाए। आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी दिखाने में कामयाब रही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान लगातार सक्रिय रहे हैं। मुफ्त बिजली और दिल्ली मॉडल का विकास आपके वायदे में सबसे ऊपर है। 1 मार्च के बाद आपके घर की बिजली फ्री हो जाएगी। आपके घर का बिजली का बिल 0 आएगा। आपके घर का बिजली का बिल 0 आएगा 1 मार्च के बाद से। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। फोन करके पूछ लेना दिल्ली में किसी से। पंजाब में हमारी सरकार बन गई, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, 1 मार्च के बाद से 24 घंटे बिजली देंगे और बिजली का बिल 0 आएगा। गुजरात चुनाव में इस बार एक और पार्टी एक्शन में है, वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। लेकिन चुनाव प्रचार में उनकी ज्यादा ऊर्जा ये जवाब देने में खर्च हो रही है कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। यहाँ पर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, कभी नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान एक पॉलिटिकल, उसकी एक वॉइस उठे, उसकी एक स्पेस मिले, उसका एम्पावरमेंट हो, उसकी एक उसका इंसाफ मिले, उसको उसका हिस्सा मिले। सबको यही है कि नहीं, जहां अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का नाम आएगा, तुम ये टीम, तुम फुला टीम। अरे भाई, दूसरे भी तो पार्टी इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुजरात की चुनावी जंग भीषण है। देखना है 1 दिसंबर को वोटर अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन जनता के फैसले का पता 8 दिसंबर को चलेगा, जब वोटों की गिनती होगी। आज तक ब्यूरो। अब बात यूपी के मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव की। यहां शिवपाल यादव को लेकर सीएम योगी और अखिलेश यादव में दिलचस्प जुबानी जंग हुई। बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां पेंडुलम जो है ये तो चलता है। ये जो झूला है, झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है। वो चाचा को समझ ही नहीं पाए। ऐसा झूले बिठाएंगे, जब छोड़ देंगे तो कहां गिरेंगे जाके हमें पता ही नहीं है। तो मैनपुरी उपचुनाव की पहली सभा में अखिलेश से ज्यादा शिवपाल यादव पर बरसे योगी आदित्यनाथ। और अब बात आजम खान की करते हैं। रामपुर में कल आजम खान का दर्द छलका, देखिए दर्द आजम। मैं, मेरी औलाद अदालत के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके, न अस्पताल का सर्टिफिकेट हम साबित कर सके, न नगर निगम का साबित कर सके, न मां की मैटरनिटी लीव साबित कर सके, न डॉक्टर का बयान साबित कर सके, और हम सजा के दरवाजे पर
जेल हमारा इंतजार कर रही है कि हम फिर आए। और जानते हो क्या सुलूक हुए थे हमारे साथ? वो सुलूक तो शायद यहूदियों के साथ हिटलर ने भी नहीं किया। गुजरात में चुनावी समर अपने शबाब पर है। राजनीतिक दलों के तरकश एक से बढ़कर एक तीरों से सजे हैं। नेता एक दूसरे पर बयानों के बाण चला रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने एक तरफ दलित दांव चला तो दूसरी ओर पीएम को झूठों का सरदार कह दिया। अब बीजेपी भी हमलावर है। एक दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग से पहले हर पार्टी हर नेता का अपना दांव है। जंग है वोटों की और मकसद गुजरात चुनाव में जीत। और इस चुनावी दांव पेच के बीच कांग्रेस ने अपना नया पासा चल दिया है। दलित वोटों को लुभाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता। तो अपने इस बयान से खड़गे ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पीएम मोदी पर तंज किया, वोटिंग से पहले दलित वोटों को साधने का प्रयास किया। गुजरात के चुनावी समर में कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान को मोदी के औकात वाले बयान का जवाब भी माना जा रहा है। जब खेड़ा की रैली में मोदी ने कांग्रेस के हमले का जवाब दिया था, औकात दिखाने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया था। આજે કોંગ્રેસ પાર્ટીના અધ્યક્ષ સોનિયાબેન એમને મોકલ્યા છે ગુજરાતમાં। કયા કામ માટે આવ્યા છે તો મને ખબર નથી, પણ એમણે જાહેર કર્યું છે કે મોદીની औकात બતાવી દઈશું। અહીં જે બધા લોકો છે, હું તમારામાંથી એવા જ સમાજમાંથી પેદા થયો છું। આપણી તો કઈ औकात હોય ભાઈ? लेकिन कांग्रेस पीएम मोदी के ऐसे बयान को चुनावी दांव बता रही है। पीएम मोदी पर सहानुभूति बटोरने का आरोप लगा रही है। फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है कहा। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। गुजरात में दलितों की आबादी करीब 8% है। राज्य में 13 सीटें उनके लिए रिजर्व हैं। हालांकि गुजरात की 25 सीटों के नतीजे दलितों के वोट से तय होते हैं। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले खड़गे ने ये दांव चला। गुजरात की चुनावी लड़ाई को दलित वाले मुद्दे पर ला दिया। उधर खड़गे का बयान आते ही कभी कांग्रेसी रहे हेमंत बिस्वा शर्मा सामने आए। खड़गे के बयान के बहाने उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। खड़गे के बयान को कांग्रेस में उनका दर्द बता दिया। खड़गे जी ने एक बहुत बड़ा हकीकत बोला है कि राहुल गांधी उनका साथ चाय नहीं पीता है। कांग्रेस का शायद हो सकता है, कांग्रेस का बहुत लोग खड़गे जी का साथ चाय नहीं पीता है। ये खड़गे जी का पीड़ा है। वो पीड़ा मैं खुद भी अनुभव किया हूं कि कुत्ता को बिस्कुट खिलाया जाता है, इंसान को नहीं। तो इसीलिए राहुल जी को तुरंत ट्वीट करना चाहिए, खड़गे जी और राहुल जी एक टेबल में बैठा हुआ है, दोनों चाय पी। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार मंगलवार शाम थम जाएगा और प्रचार का शोर थमने से पहले हर दल अपना जोर लगा रहा है। चुनावी लड़ाई में हर रोज नए नए दांव आजमा रहा है। चित्रा त्रिपाठी के साथ गोपी घांघर, अहमदाबाद, आज तक। कांग्रेस के अध्यक्ष पीएम पर निशाना साध रहे हैं तो पीएम मोदी आतंकवाद के बहाने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि गुजरात में वो लोग वोट मांगने उतरे हैं जो सेना पर सवाल खड़े करते हैं, जो आतंकियों के मरने पर आंसू बहाते हैं और जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। हम कहते रहे
कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। गुजरात की चुनावी जंग में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा छेड़ा, अपने बयान से विरोधियों को घेरा, तो कांग्रेस पार्टी सीधे निशाने पर आ गई। पीएम मोदी के जोरदार हमलों से सियासी तकरार और बढ़ गई। गुजरात चाहता था कि आतंक का ये खेल खत्म होना चाहिए। भाजपा सरकार ने यहां गुजरात में आतंक के स्लीपर सेल पर बड़ी बारीकी से कार्रवाई की। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती। हर एक चुनावी रैली में पीएम मोदी बीजेपी सरकार के दौरान गुजरात के विकास की गौरव गाथा बता रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर विरोधियों की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। चाहे वो गुजरात की प्रगति हो, चाहे बीजेपी ने इस बार प्रदेश में नए रिकॉर्ड के साथ जीत का लक्ष्य बनाया है और ऐसे में आतंकवाद और बाटला हाउस जैसे मुद्दे से सियासी माहौल को और गरमाया है। दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। उधर पीएम मोदी के इन हमलों का कांग्रेस जवाब दे रही है। बीजेपी से आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्दाफाश किया है उन राजनीतिक दलों का, खास करके कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने सदैव राष्ट्र नीति पर और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर वोट बैंक की राजनीति की है। अरे भाई, 8.5 साल से आपकी सरकार है, आज आप आतंकवाद का डर दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आतंकवाद का डर दिखा रहे हैं। ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग बाटला हाउस का नहीं सुनना चाहते मोदी साहब, लोग पूछ रहे हैं कि वो जो गैस का बाटला है वो कितने का कर दिया आपने। आज बाटला हाउस की बात कर आप केवल और केवल इसको ध्रुवीकरण पर ले जाना चाहते हैं। गुजरात के चुनाव प्रचार में जुटे पीएम का वार सिर्फ कांग्रेस पर नहीं, पीएम अपनी रैलियों में तुष्टीकरण वाली सियासत का जिक्र कर रहे हैं। इसी बहाने इशारों में ही आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू हैं, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। बीजेपी को विश्वास है कि पीएम की लोकप्रियता गुजरात में फिर से रंग दिखाएगी। बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में सरकार बनाएगी। इस विश्वास को हकीकत बनाने के लिए पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, आतंकवाद का मुद्दा उठाकर विरोधियों को घेर रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।